तो स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 फरवरी को बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्लास 10th विज्ञान का बिल्कुल वायरल पेपर। और ये जो पेपर 110% बिल्कुल वायरल पेपर है। ठीक है, आप जब 29 फरवरी को देने जाओगे अपना एग्जाम, देखोगे आपकी ये जो पेपर है आपके पेपर ऐसा ही एकदम बिल्कुल सेम पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, अगर आप इस पेपर को एग्जाम से 1 घंटे भी देख लेते हो, 1 घंटे पहले भी तैयार कर लेते हो ना, तो आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये इस तरह का वीडियो। ठीक है, 98% बोर्ड एग्जाम में आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा और 98% लाकर इस बार हमें स्टेट लेवल में अपना रैंक हासिल करना। इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। ठीक है, मैं कहता हूं कि एग्जाम से 1 घंटे पहले भी इस वीडियो को देख लेते हो तो 70 में 65 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये है 801 HD 2024 विज्ञान का बिल्कुल वायरल पेपर। ये कुछ निर्देश दे दिए, सिंपली आप इसे पढ़ लेना। ठीक है, इसको पढ़ के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो देता आपको खंड अ, जिसमें मिलता है आपको बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। ठीक है, और यहां से देखो इसमें 3 खंड उपखंड है, उपखंड क, उपखंड ख और उपखंड ग। ठीक है, उपखंड क में आपको भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन मिलेंगे, उपखंड ख में आपको रसायन विज्ञान के क्वेश्चन मिलेंगे और उपखंड ग में आपको जीव विज्ञान के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये खंड अ आता है, ये 20 मार्क्स के बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न देता है। ठीक है, इसका आंसर आपको OMR सीट पे देना है, जिसको आपको बोर्ड द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके लिए आपको बोर्ड 1 आवर का समय प्रोवाइड कराता है, यानी 1 घंटे का समय आपको इस पूरे बहुविकल्पी का आंसर OMR सीट पे देने के लिए दिया जाएगा। जिसमें सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, यहाँ पे किस लेंस की बात कर रहा है? ये अवतल लेंस की बात कर रहा है। इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? ठीक है, आभासी उल्टा व छोटा, कि आभासी सीधा व बड़ा, कि आभासी सीधा व छोटा, कि आभासी उल्टा व बड़ा। ठीक है, तो देखो जो अवतल लेंस के द्वारा बनाई गई जो इमेजेज होती है वो आभासी होती है, यानी केवल आभास किया जा सकता है, सीधा बनता है और वो छोटा वस्तु से छोटा बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एंड दूसरा क्वेश्चन आपका है दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पर बनता है, रेटिना से आगे बनता है, रेटिना से पीछे बनता है, या नेत्र लेंस पर बनता है। ठीक है, तो ये देखो जब यहाँ पे अगर आपको दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है वो जब आपके इस नेत्र पर पड़ती है, ठीक है, तो ये क्या करता है? जब इस नेत्र के लेंस पर पड़ती है, यहाँ पे 2 प्रकाश की किरणें डालते तो ये क्या करती है कि इसका जो इमेज बनता है, ये जहां पे मिलेंगी वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये रेटिना, यहाँ पे रेटिना आ रहा है और इसके पीछे बनाता है। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष इस व्यक्ति को हुआ है, तो जो इसका इमेज बनेगा वो रेटिना के पीछे बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा। ठीक है, यहाँ पे ऊष्मा वाले सूत्र से आपको लगाना है। जब इसे आप हल करोगे इसका 1:4 आएगा। ठीक है, ये इसके बाद नेक्स्ट आपका चौथा क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब का तंतु, यानी जिसे फिलामेंट कहते हैं, जो 100 वाट की बल्ब हुआ करती थी पहले। ठीक है, आपने इस तरह का बल्ब देखा होगा और इस बल्ब में एक तंतु लगा होता था इस तरह का, यही तंतु क्या होता था? जलता था। ठीक है, ये किस चीज का बना होता है यही हमसे पूछ रहा है, नाइक्रोम का, स्टील का, टीन का, कि टंगस्टन का। ठीक है, तो ये जो बना हुआ था आपका टंगस्टन का बना हुआ था। किसका? टंगस्टन का। फिर 5वां क्वेश्चन है कि 1 माइक्रो ओम का मान होता है। ठीक है, 10 की पावर -9 ओम, 10 की पावर -6 ओम, 10 की पावर -3 ओम, 1 ओम। ठीक है, तो 1 माइक्रो ओम का जो मान होता है वो कितना होता है? ये आपका 10 की पावर -6 ओम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 6ठा क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा का मात्रक है वैद्युत शक्ति का, विद्युत धारा का, वैद्युत ऊर्जा का, विद्युत आवेश का। ठीक है, तो देखो जो यहाँ पे आपका किलोवाट घंटा, ये विद्युत ऊर्जा का क्या है? मात्रक है। किसका है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वेबर पर मीटर का स्क्वायर। ठीक है,
टेस्ला, वेबर या ऑर्स्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र का आपका मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहां से आपका आ जाता है उपखंड ख। उपखंड ख में आपको रसायन विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं। 8वां क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? क्लोरीन की तांबा की जस्ता जिंक की सल्फर। ठीक है, तो ये आप जो जस्ता जिंक होता है ना, ये तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस को निकालता है। ठीक है, तनु अम्ल कोई भी अम्ल आप ले सकते हो। इसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है? लिथियम है कि मैग्नीशियम है कि यहाँ पे बोरान है कि सिलिकॉन है? ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये Mg है, ठीक है, ये क्या है? द्वितीय समूह का सदस्य है। देख लेते 10वां क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है एकल आबंध, चतुष्फलकीय संरचना, यहाँ पे सीसी आबंध कोण 109 अंश 28 मिनट का, या सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है, तो क्या नहीं होता ये हमसे पूछ रखा है, तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता, क्योंकि देखो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा वो उसकी कितने परमाणु होते हैं? हाइड्रोजन 4। ठीक है, तो चारों जब भरा रहेगा तो इसमें डबल बॉन्ड नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पे क्या होगा? इस तरह से लग जाएगा सी डबल बॉन्ड H और 2 ठो H यहाँ पे जोड़ दो तो H यहाँ पे। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जो जिसका पूरा, जिसे यहाँ पे CH4 होता है, कार्बन का 4 होता है। ठीक है, तो जब चारों इसका भरा हुआ है, ठीक है, परमाणु क्रमांक चारों भरा है, तो ये संतृप्त है। लेकिन अगर एक तो नहीं भरा है तो उसके लिए हम डबल बॉन्ड लगाते हैं, ये असंतृप्त है। यहाँ से सी डबल बॉन्ड सी वाला क्या है? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है ये चीजें। ठीक है, ये जब संतृप्त होती है तो यहाँ पे संतृप्त है, तो इसमें नहीं है। इसके बाद है कि नेक्स्ट 11 नंबर की अधातु है, के है कि एफ है कि एल है कि एन ए है? ठीक है, यहाँ पे पोटेशियम है कि एल्यूमिनियम है कि सोडियम है? आपको बताना है कि अधातु इसमें से कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये एफ, इसमें से जो आपका एफ में फ्लोरीन होता है। ठीक है, तो ये फ्लोरीन वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का जलीय विलयन होता है दुर्बल अम्लीय, प्रबल क्षारीय, क्षारी होता है कि उदासीन होता है? ठीक है, तो यहाँ पे ये जो होता है ये क्षारी होता है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारी होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? तांबा निकालता है कि सोना की पोटेशियम की एल्यूमिनियम? तो यहाँ पे आपका ये जो पोटेशियम है ये ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से चालू होता है उपखंड ग, जिसमें जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन की मुकुलन पाया जाता है प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लिस्मानिया में कि उपर्युक्त सभी में? ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका मुकुलन पाया जाता है वो हाइड्रा में पाया जाता है। किसमें? हाइड्रा में। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा मतलब जो स्त्री होती है उन्हें मादा कहते हैं, तो उनका इसमें से कौन सा अंग नहीं, कौन सा भाग नहीं है? अंडाशय स्त्री का है, गर्भाशय भी है, शुक्रवाहिका ये नर जनन तंत्र का भाग है। ठीक है, डिम्बवाहिनी जो है ये भी स्त्री का है, तो शुक्रवाहिका जो ये नहीं है मादा जनन तंत्र का भाग, ये नर जनन तंत्र का भाग है। ठीक है, इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी मतलब जो अपना पोषण स्वयं करता है उसके लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की क्लोरोफिल कि सूर्य का प्रकाश की उपयुक्त सभी? ठीक है, तो यहाँ पे आपका उपयुक्त सभी यानी कि जो स्वपोषी होते हैं उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी आवश्यक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है? त्वचा है, फेफड़े हैं, आहार नल है कि वृक्क है? ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका वृक्क है ये क्या है? उत्सर्जी अंग है। ये क्या है? उत्सर्जी अंग है वृक्क। 8वां क्वेश्चन है पित्त रस का स्राव होता है पित्ताशय से, यकृत से, अग्नाशय से कि आमाशय से? ठीक है, तो यहाँ से जो आपका पित्त रस का स्राव होता है वो यकृत से होता है। कहाँ से होता है? यकृत से। बहुत सारे बच्चे पित्ताशय मार के चले जाते हैं लेकिन गलत हो जाता है, यकृत से। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन की परिवार नियोजन की स्थायी विधि है? गर्भ निरोधक गोलियां, निरोध का प्रयोग, वैसेक्टोमी,
कि गर्भ समापन, गर्भपात। तो स्थायी जो विधि है वो क्या, ये चीजें हमसे पूछ रखा है। ठीक है, तो देखो जो वैसेक्टोमी होता है, ठीक है, ये एक तरह की प्रक्रिया होती है, ये परिवार नियोजन की स्थायी विधि होती है। ठीक है, इसके बाद 20वां क्वेश्चन है कि मनुष्य में स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं, जो पीछे आपकी रीढ़ हड्डी होती है वो स्पाइनल तंत्रिकाएं होती है। कितने जोड़ी होती है? 31 जोड़ी की, 21 जोड़ी की, 41 जोड़ी की, 11 जोड़ी होती है। ठीक है, तो ये 31 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से मेन चीजें आती है, कॉपी लिखने की शुरुआत करना आंसर शीट पे कैसे करना। ये उपखंड आपका ब आ जाता है, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। ये पूरे यहां से आपको 50 मार्क्स लाना है। कितने मार्क्स लाना है? एक भी नंबर आपके नहीं कटवाने हैं। क्या तरीका है, कैसे लिखना है क्वेश्चन का आंसर, ये चीजें हम देखेंगे। यहां से उपखंड क आ जाता है, जिसमें आपको भौतिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं साइंस में। पहला क्वेश्चन है 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, दर्पण देखना है, बहुत जरूरी है, सामने 30 सेमी की दूरी पर, यहां पे u की वैल्यू दे दिया। ठीक है, और ये f की वैल्यू दे दिया। 2 सेमी लंबा यानी h की वैल्यू दे दिया। एक वस्तु रखी है, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति यानी v बराबर क्वेश्चन मार्क, प्रकृति तथा आकार, लंबाई ज्ञात कीजिए। ये आपको 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में मिलने हैं। यहां से इसको कैसे देखेंगे, कैसे हल करना है, आइए हम देख लेते हैं इसको आंसर शीट पे। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो वैल्यू दिया उसको हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे फोकस की वैल्यू दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि f बराबर 15 सेमी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 15 सेमी लिख दिया, लेकिन ये जो है ना, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो जब भी फोकस रखा जाता है तो एक सूत्र आप याद कर लो, f बराबर अरुद। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो फोकस होता है अवतल दर्पण में फोकस ऋणात्मक होता है, एंड उत्तल दर्पण में फोकस जो होता है वो धनात्मक होता है। डी मतलब धनात्मक, आर मतलब ऋणात्मक। ठीक है, इस सूत्र से आपको, ये अवतल दर्पण है, यहाँ पे जो फोकस होगा वो अरुद यानी अवतल में फोकस ऋणात्मक होगा, यफ मतलब ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा फोकस। इसके बाद है 30 सेमी की दूरी, यानी u की जो वैल्यू है वो 30 सेमी है। इस 30 को हर समय दूरी को माइनस में रखते हैं। ठीक है, सेमी। इसके बाद है 2 सेमी लंबाई, यानी h की वैल्यू भी दे रखा है 2 सेमी इसकी लंबाई। एंड इसके बाद क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति हमसे पूछ रखा है, यानी v बराबर क्वेश्चन मार्क हमसे पूछ रखा है। इसी चीज को हमें निकालना है, एंड दूरी को, इसकी ऊंचाई को भी फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे और लिखेंगे कि दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये v है। अब इस पे क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया उसे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। 1/f की जगह पे कितना दिया है, -15 सेमी दिया है, ये हो गया, बराबर 1/v की वैल्यू नहीं दिया है, तो इसको हम इसी तरह लिख देंगे, प्लस 1/u की वैल्यू क्या है, -30 सेमी है, रख देंगे -30 सेमी। ठीक है, अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे कि 1/-15 बराबर 1/v, और ये माइनस और प्लस मिलकर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, -1/30 ये हो गया। अब यहाँ पे 1/v अपने जगह पे है, और ये माइनस में 1/30, तो 1/30 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1/15, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 1/30। 1/v अपने जगह पे पड़ा हुआ है, तो ये अगर पड़ा हुआ है अपने जगह पे, 1/v इधर लिख देंगे हम। अब इसमें क्या LHS ले लेंगे, 30 LHS ले लेंगे। ठीक है, लॉसा ले लेंगे जो सामान दोनों से कट जाए, तो 15 दूना के 30। ठीक है, 2 बार में कट रहा है और 2 का मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका -2। फिर 30 एकम 30, एक बार में कट रहा है, 1 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, +1 हो जाएगा। अब देखो, अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो इस तरह से भी कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, एंड इसका मल्टीप्लाई इन दोनों का इधर। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, ये थोड़ा शॉर्ट प्रोसेस होता है। 30 हमने लसा ले लिया, और इस 15 30 से 2 बार में कटा है, 2 जो बचा तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर देते तो 1 हो जाता है। 30 एक बार में कहा, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2 और +1 है। जब 2 विपरीत चिन्ह होते हैं तो आपस में घट जाते हैं, और चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का ही लिखते हैं। तो -2 और प्लस है तो घट जाएंगे, और चिन्ह किसका लिखेंगे, हर समय बड़ी वाली संख्या का लिखेंगे। तो -2 में से +1 जाएगा तो 1 बचेगा, बट्टे के 30 है। ठीक है, अब यहां से आपका हो जाएगा 1/v बराबर -1/30। अब v का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो क्या हो जाएगा, v
और -30 का इधर कर दोगे तो -30, यानी भी की जो वैल्यू है वो -30 आ गई। या फिर इसको उल्टा कर दोगे तो ये भी उल्टा हो जाती है। ठीक है, ये प्रोसेस 60 प्रोसेस होता है। तो भी का तो प्रतिबिंब की स्थिति -30 आ गई। अब हमसे इससे पूछ रखा है कि इसकी यहाँ पे देख सकते हो आप, ये पूछ रखा है लंबाई भी हमें ज्ञात करना है। क्या लंबाई? अब लंबाई का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो क्या होता है, इसके सूत्र से हम निकालेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि m बराबर होता है I/O बराबर V/U। ठीक है, -V/U। अब I/O की जगह पे H/H डैश लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिख देंगे H/H डैश। ठीक है, या आप इसको H/H डैश लिख देंगे और माइनस का -V/U है। ठीक है, ये हो गया। अब H की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है कितना, 2 सेमी, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2 सेमी अपान में H डैश बराबर माइनस का माइनस लिख देंगे। V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू हम निकाले हैं जस्ट -30 है, यहाँ पे रख देंगे -30 बट्टे में U की वैल्यू क्या है, U की वैल्यू -30 है, यहाँ पे तो रख देंगे -30। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 अपान H डैश इक्वल 30 बटे के -30। ये इसे रिला गया। ठीक है, अब जब ये रिलाया तो आपका आएगा 2 अपान H डैश इक्वल -1। ठीक है, अब H डैश, अब देखो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे। ठीक है, ये आपको कुछ नहीं करने आता तो सिंपल इस तरह से कर लो, बटे में 1, एक का मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो 2 हो जाएगा। H का H इसमें करोगे, H का -1 में करोगे तो माइनस का H डैश आ जाएगा। अब देखो H डैश माइनस का है और ये प्लस का 2 है, तो माइनस से मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो H बराबर भी आपकी जो लेंथ आई है वो -2 आया है, H डैश बराबर। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, इसको उल्टा कर दोगे तो ये भी उल्टा हो जाएंगे। ठीक है, या इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर कर सकते हो। बिल्कुल आसान प्रोसेस है। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट कर देना, मैं इसको पूरी डिटेल्स में आपको PDF भेज दूंगा। ठीक है, तो ये पूरी आ गई प्रोसेस। अब जो हमारी प्रतिबिंब बनी है वो कैसा बना है, देखो माइनस में आया है, 30 जो है माइनस में आया है, तो ये प्रतिबिंब वास्तविक बना है, लेकिन माइनस आता है तो उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जो प्रकृति है इसकी, तब जाकर हमको 4 नंबर मिलेंगे। प्रकृति जो है वो क्या है, प्रतिबिंब की वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब बना है। एंड इसकी जो और कैसा बना है, उल्टा बना है, माइनस आया तो उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा यहाँ से 4 नंबर आप लेकर आओगे। इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है दूसरा नंबर। ये दे रखा कि वर्ण विक्षेपण से आपसे क्या तात्पर्य है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश स्पेक्ट्रम यानी वर्णक्रम में विभिन्न वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं, इसका भी आपको कारण बताना है। ठीक है, सबसे पहले वर्ण विक्षेपण जानेंगे कि क्या है। देखो प्रश्नोत्तर संख्या 2 है कि जब सूर्य का प्रकाश जब कांच के प्रिज्म में से गुजरता है तो उसकी दूसरी ओर स्थापित एक पर्दे पर सप्तवर्ण प्रक्रिया प्राप्त होती है, यानी 7 रंग प्राप्त होती है। इस वर्ण प्रतिक्रम को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, और जब श्वेत प्रकाश की कोई किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तब उसके विभिन्न घटक रंग विभिन्न कोणों से बाहर निकलते हैं। यानी कि अगर आप इस तरह से एक प्रिज्म लोगे, ठीक है, और इस पे सूर्य का श्वेत प्रकाश जब भी डालोगे, यहाँ पे सूर्य का हम क्या करेंगे, श्वेत प्रकाश डालेंगे, सूर्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश इसे कहते हैं। जैसे हम इस पे डालते हैं ये प्रकाश क्या होती है कि 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, इस तरह से 7 रंगों में ये विभक्त होती है, इस तरह से। ठीक है, ये क्या करती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। पहले आपको यहाँ पे बैगनी मिलेगा रंग और लास्ट में क्या मिलता है, लाल। तो यहाँ पे इसका सूत्र जो होता है बैनी आहपी नाला होता है, बैनी आहपी नाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी रंग को, जैसे यहाँ पे बैगनी हो गया, ठीक है, इसके बाद हो गया आपका नीला हो गया, इसके बाद आपका हो गया मतलब ऑरेंज कलर का हो गया, ऑरेंज, और इसके बाद मतलब हरा हो गया, पी मतलब पीला हो गया। ठीक है, और यहाँ पे नारंगी लाल हो गया। ये 7 रंग, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे एक नारंगी रंग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से श्वेत प्रकाश में विभक्त हो जाती है। इसी तरह से आपको देखना और इस सूत्र से पूरे रंगों का नाम तैयार करना, बैनी आहपी नाला। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यानी कि जब भी सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म पे पड़ता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। उस प्रोसेस को हम
क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। सिंपल परिभाषा, इसको तैयार कर लेना। इसके बाद आपको चित्र सहित बनाकर भी दिखाना है, समझाना है। और इसके बाद अगर तीसरा क्वेश्चन है कि 60 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट के दो विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट के विद्युत मेन से संयोजित किए गए हैं। दोनों विद्युत बल्बों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं की गणना कीजिए। धारा की गणना बोल रखा है। ठीक है, एक एक चीजों को हम सॉल्व करते चलेंगे और समझेंगे कि कैसे इसे हल करना। आइए चलते हैं आंसर शीट पे। यहाँ पे जो जो वैल्यू दिया उसे हम सबसे पहले लिखना है। ठीक है, यानी पहले बल्ब में बोल रखा है कि 60 वाट और 220 वोल्ट। ठीक है, तो पहले बल्ब के लिए लिखेंगे और इसका हम प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है, पहले बल्ब के लिए लिखेंगे पहले, या आप इस तरह से लिख सकते हो पहला बल्ब के लिए, पहला बल्ब के लिए, पहले बल्ब के लिए जो आपका यहाँ पे पावर दिया है यानी पी की वैल्यू वो 60 वाट है। पी बराबर कितना है, 60 वाट है। और इसके बाद विभवांतर कितना दिया है, 220 वोल्ट, यानी जो वोल्टेज दिया गया है वो 220 वोल्ट दिया गया है। अब इसके बाद इसका हमें प्रतिरोध निकालेंगे। प्रतिरोध बराबर जानते हैं आर बराबर वी का स्क्वायर बाई पी होता है। अब यहां से प्रतिरोध R1 इसको निकाल लो, पहले के लिए निकाले तो R1, तो यहां से R1 बराबर हो जाएगा V का स्क्वायर, तो आपको V क्या दिया है 220 वोल्ट, 220 गुणित 220 हम लिख देंगे इसको। ठीक है, V का स्क्वायर मतलब 2 बार है, तो इस तरह से लिख दिया। और P जो है कितना है, 60 वाट है। 60 वाट, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 22 का 22 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 484, और एक जीरो बचा है तो एक जीरो यहाँ पे लगा दो। ठीक है, सिंपल इसी तरह से आपको एग्जाम में मल्टीप्लाई करके अपना समय बचाना है। अब 6 है। ठीक है, 6 का भाग दोगे तो R1 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 6 के 48। ठीक है, फिर 8 6 के 48, फिर 40 है तो फिर जीरो लगा देंगे, फिर 6 के 36, 6 के 36। ठीक है, पॉइंट, फिर 6 के 36 आ जाएगा 40 में, फिर इस तरह से आता रहेगा। तो ये हो गया आपका R1 बराबर 806 ओम। ठीक है, अब यहां से दूसरे बल्ब के लिए क्या दे रखा है, 100 वाट दे रखा है और 220 वोल्ट दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरे बल्ब के लिए। इन सब चीजों को आप तैयार कर लेना। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में आएंगे आपके दूसरे बल्ब के लिए। तो दूसरे बल्ब के लिए क्या क्या दे रखा है, पावर की वैल्यू दे रखा है 100 वाट, कितना है 100 वाट, और जो वोल्टेज है वो कितना है 220 वोल्ट है। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम वो निकालेंगे प्रतिरोध, तो R बराबर इसका भी हो जाएगा V का स्क्वायर बाई P सूत्र से, ये R2 हो जाएगा दूसरे के लिए। तो यहां से आपका R2 इक्वल हो जाएगा V का स्क्वायर मतलब 220 का स्क्वायर हो जाएगा, 220 गुणित 220 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। P का वैल्यू कितना है 100 वाट, यहां से एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 22 हम 484। तो ये तो आपका सिंपल आ गया, R2 की वैल्यू 484 ओम। अब देखो हम इतना निकाल लिया, अब हमसे तुल्य प्रतिरोध पूछ रखा है इसमें। यहाँ पे प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं की गणना कीजिए। धाराओं की गणना करना है तो सबसे पहले हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध, और वोल्टेज जो है 220 वोल्ट पे, तो तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है, अगर हम यहां से निकाले तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर, ठीक है, यहां से तुल्य प्रतिरोध, इसे केवल R भी आप लिख सकते हो। तो हमने एक प्रतिरोध यहाँ पे R1 निकाला है और एक प्रतिरोध यहाँ पे R2 निकाला है, इन दोनों को जोड़ देंगे R1 प्लस R2, तब हमारा तुल्य प्रतिरोध निकलेगा। ये है आपका 806.6, तो यहाँ पे लिख देंगे पहला R1 है 806.6 प्लस ये है आपका 484 ओम, इसे हमने लिख दिया। अब हमें सिंपली ऐड करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट का 6 लगा देंगे, इसे तो हमें जोड़ना ही नहीं है। अब यहाँ पे 6 4 10 हो जाएगा, 8 और 0 ठीक है 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 और 4 12 हो जाएगा, 1290.6 आपका R की वैल्यू आ गया। अब हमसे क्या पूछ रखा है, इसमें धारा निकालिए। ठीक है, ये देखो वाली विद्युत धाराओं की गणना कीजिए। धारा, तो हम धारा के लिए जानते हैं विद्युत धारा का ओम का नियम, R बराबर होता है V बाई आई, ये हमने ओम का नियम पढ़ा है। अब यहीं से हम धारा निकाल लेंगे, सिंपल I का वैल्यू दिया है, I बराबर आपका हो जाएगा V बाई R। ठीक है, ये I इधर जाएगा तो R इधर आ जाएगा, गुणा में इस पर आएगा तो भाग में हो जाएगा, सिंपल है ना। इसके बाद V का वैल्यू इसमें कितना है 220 वोल्ट, देखो अलग से दिया है यहाँ पे,
यहाँ पे 220 वोल्ट, ठीक है। तो वोल्टेज कितना हो गया 220 वोल्ट। इसी पे हमें धारा निकालने के लिए बोल रहा है। आर की वैल्यू कितना निकाले 1290.6। अब इसका हमें क्या करना है, इसमें भाग देना है। यहाँ से धारा आई बराबर, इसमें आप भाग दोगे तो सबसे पहले 0 बढ़ाओगे, पॉइंट लगाओगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ गया इससे। अब ये 22 हो गया, ये 1290 हो गया, ठीक है। तो 12 दूना की 24 हो जाएगा, एक ही बार में जाएगा। फिर इसके बाद भाग बचेगा 0.7, ठीक है। इतना ही एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। इसे ब्लैक पेन से इस तरह से करना है और फाइनल में आंसर लिख देना है, ठीक है। ये चीजें नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका अगर ये क्वेश्चन नहीं आता ना तो यहाँ पे थ्योरी दे दिया अथवा में दे रखा है कि किसी चालक के प्रतिरोध से आपका क्या तात्पर्य है, ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अथवा में है, इसका हम आंसर देख लेते हैं। ये हमसे पहले पूछेगा कि किसी चालक के प्रतिरोध से क्या तात्पर्य, ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 3 का अथवा देख रहे हैं। चालक का प्रतिरोध क्या है। सबसे पहले किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती एवं उसके अनुप्रस्थ काट का मतलब क्षेत्रफल होता है, ठीक है। क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और प्रतिरोध की अगर परिभाषा करें तो सिंपल भाषा में आप क्या लिख सकते हो कि वैद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट आती है, रुकावट करने का काम करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। वैद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध बराबर होता है R प्रोपोर्शनल L/A, ठीक है। L/A होते हैं ये चालक का प्रतिरोध। अब यहाँ पे जब हम इस रोह को हटाएंगे, इसको मतलब क्या लिख सकते हैं, जो प्रतिरोध होता है वो क्या करता है, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे कि चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये किन किन कारकों पे निर्भर करता है इसे हमें लिखना है, ठीक है। लंबाई के, यहाँ पे चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे देखो क्या है, इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये चीजें हमें लिखना है, इसका किन किन कारकों पे निर्भर व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसको हमें लिखना है। अब देखो जो ये चालक है, प्रतिरोध है, ये चालक तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, कोई कॉन्सोनेंट राशि जोड़ते हैं तो यहाँ हटाएंगे तब इसका क्या जोड़ देंगे, रोह इंटू L/A। इसका ये प्रतिरोध का सूत्र हो गया, ठीक है। और इसका मात्र क्या होगा, ओम होगा। तो ये इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। ये चीजें R बराबर रोह इंटू L/A, ठीक है। तो चालक का प्रतिरोध का ये पूरा इसका परिभाषा हो गया। और ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, चालक तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और चालक तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इस चीज को हमें लिखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है कि किसी परिनालिका में प्रवाहित वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को चित्र के द्वारा समझाइए, ठीक है। तो इसको हम चित्र की सहायता से देखेंगे। आइए देखते हैं आंसर शीट पे। अब यहाँ पे हम सबसे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 4, ठीक है। और ये जो काम करता है वो विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के हिसाब से काम करता है। सबसे पहले हम विद्युतीय चुंबक प्रेरण जानेंगे क्या है। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है कि जब कभी भी किसी विद्युत चालक या कुंडली और चुंबक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र के मध्य सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में प्रेरण के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसको हम समझेंगे चित्र की सहायता से। कैसे है, यहाँ पे देखो, एक चुंबक को कुंडली की ओर ले जाने पर, ठीक है, यहाँ पे एक चुंबक हमने ले लिया। ये चुंबक यहाँ पे इसका एक पोल है नॉर्थ और एक पोल है साउथ, ठीक है। अब इसके पास हम ला रहे हैं, ये धारा नहीं बहेगी। जब हम इसके पास लेकर आएंगे ना, तब इस कुंडली में आप देखोगे तो इसका जो ये अमीटर लगा है यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर या मीटर, जो धारा को मेजरमेंट करने के लिए लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसके सुई में इस तरह का एक विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। तो विक्षेप उत्पन्न होने का मतलब ये इस तरह संकेत करती है कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। इसी चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक चुंबक को कुंडली की ओर ले जाने पर कुंडली के सर्किट में विद्युत धारा उत्पन्न होता है, जो सर्किट में लगे अमीटर गैल्वेनोमीटर की सुई के विक्षेप के द्वारा दर्शाई जाती है, ठीक है।
इस तरह से आप इसको भी लिख दोगे तो 4 नंबर मिल जाएगा। इसका चित्र बनाकर इसकी पूरी डिटेल्स लिखनी। ये देखो अमीटर लगा हुआ और यहाँ पे ये धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इस तरह से ये क्या है, परिनालिका है। और देखिए हमसे 2 चीजें बोल रखा है, ठीक है। पहला 6 नंबर का क्वेश्चन ये है, ये वाला, ठीक है। ये 3 + 3, पहले हमें क्या करना है कि R1 अथवा में R1, R2 तथा R3 तीन प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ना है। पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम में, ठीक है। इसके बाद इस चीज को हमें हल करना है। 3 नंबर हमें इसको मिलेगा। यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखो एक चित्र बना लिया, एक सर्किट बना लिया और यहाँ पे इसको जोड़ दिया R1 और यहाँ पे जोड़ दिया R2 और यहाँ पे जोड़ दिया R3। अब हम A तथा B के बीच हमें क्या बोलना है, पार्श्व क्रम में जोड़ा गया संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजन व्युत्पन्न करना है, ठीक है। इसके लिए हमें इसका चित्र बनाना और व्यंजन व्युत्पन्न करने के लिए हम लिखेंगे कि समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, ठीक है। ये होता है, आप इसका 3 नंबर आपको मिलेगा चित्र के बनाकर इसको लिखना है, ठीक है। ये इसका व्यंजक हो गया। अब इसके बाद हमें 3 नंबर मिलेगा इस चित्र को हल करने के लिए। दे रखा है कि संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ये हो गया। सम्मुख चित्र में बिंदु ए तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालिए। ए यहाँ पे है और सी यहाँ पे, इसके बीच हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। सबसे पहले ये चीज हमें किस क्रम में दे रखा है, पार्श्व क्रम में, समांतर क्रम में। इसको हम जोड़कर श्रेणी क्रम में बना लेते हैं। कैसे बनाना है, देखो जब हम इसको हल करेंगे तो कैसे ये हो जाएगा, इसको इस तरीके से रहने दो। ये 2 ओम है तो 2 ओम रहने दीजिए। एंड इसके बाद है नेक्स्ट आपका 3.5 ओम, ठीक है। यहाँ पे इस प्रतिरोध को भी रहने दीजिए और यहाँ पे पॉइंट बी। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। 2 ओम 6 ओम 6 ओम, ये किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो 1/के R बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/के R1 प्लस 1/के R2 प्लस 1/के R3, ठीक है। 1/के R1 ही इसको आप लिख दीजिए, 1/के R1 इक्वल R डैश, ठीक है। यहाँ पे R1 है तो यहाँ पे R डैश आप लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब R1 की वैल्यू क्या है, 2 ओम, तो यहाँ पे रख देंगे 1/के 2 प्लस फिर कितना है R2 की 6 ओम, 1/के 6 ओम प्लस फिर कितना है R3 की 1/के 6। अब इसे हमें हल कर लेना है, ठीक है। तो 1/के R डैश इक्वल कितना हो जाएगा, अब इसमें 6 लसा ले लेंगे, 6 ले लिया। अब ये 2 तिहाई 6, 3 बार में कटा, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे 3, और 6 एक बार में कट जाएगा, 1 का ऊपर 1, 6 एक बार में कट जाएगा, 1 का ऊपर 1, ठीक है। 1/R डैश इक्वल आपके पास क्या आ गया, 3 1 4 1 5, यानी 5/के 6। अगर यहाँ से R डैश की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई अगर नहीं आता समझ में, आप उल्टा कर देना, ठीक है। R1 की करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे R1 हम निकालेंगे ना तो ये चीजें उल्टा हो जाएगी, 6/5 हो जाती है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो R1 की मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा R1 गुणित 5 और 6 का इधर कर लेंगे बराबर 6, ठीक है। अब यहाँ से R1 ये गुणा में इस पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो R1 बराबर हो जाएगा 6/के 5 ओम, ठीक है। इस तरह से अब ये जो श्रेणी आपकी बन जाएगी, ये कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे C है। अब इसका वैल्यू हमने कितना निकाल दिया, 6/के 5, ठीक है। इसका आप भाग भी दे दोगे तो एक बार में जाएगा 5 दूना के 10, ठीक है। 1.2 ओम इसका बन गया, 1.2 ये चीजें, ठीक है। अब ये श्रेणी क्रम में हो गया, ये श्रेणी क्रम में हो गया, ये श्रेणी क्रम में हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, R डबल डैश की वैल्यू निकालेंगे। श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R डैश हमने निकाला, यहाँ पे R डैश रख दो R3 की जगह पे। अब यहाँ पे R डबल डैश की जो वैल्यू हो गई, R1 की वैल्यू क्या है, 2 ओम है, यहाँ पे रख देंगे 2 ओम प्लस R2 की वैल्यू है कितना, 3.5 ओम, 3.5 ओम, ठीक है। प्लस अब इसकी कितना है 1.2 ओम, 1.2 ओम। ओम लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है, इसको लिखा नहीं जाता प्लस के समय। तो R डबल डैश बराबर आपका हो जाएगा, इसको जोड़ दो, 3 2 5, 5.5 और इसको जोड़ दो 1.2 को, तो ये हो जाएगा आपका R डबल डैश बराबर 7.6, ठीक है, 6.7, 5 और 2 7, 5 1 6, और ये आपका हो जाएगा ओम। ये आपका A तथा B के बीच, ठीक है, A तथा C के बीच जो हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल गया, वो क्या निकल कर आ गया, तुल्य प्रतिरोध,
वो 6.7 ओम निकल कर आया है। ठीक है, इसको ब्लैक पेन से अंडर लाइन उसमें कर देना है, इस तरह का लाइन में। अब इसके बाद देखो ये तो हमने निकाल लिया, इसको हल भी कर लिया, यहाँ से 6 नंबर पा भी लिया। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ से उपखंड ख चालू हो जाता है, जिसमें आपको रसायन विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। 5वां है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के 2-2 उपयोग लिखिए। धावन सोडा का 2 उपयोग लिखना है और विरंजक चूर्ण का। ठीक है, इसके बाद ख नंबर है कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को 2 उदाहरणों द्वारा समझाइए। 6वां है कि एल्कोहल एवं अम्ल के मध्य अभिक्रिया क्या कहलाती है, समीकरण भी दीजिए। ख नंबर है कि एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुणधर्मों के रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, 7वां है कि भर्जन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ख नंबर है कि खाने के सोडे के निर्माण का विधि लिखिए। ठीक है, ग नंबर है कि पीएच मूल्य से आप क्या समझते हैं, पीएच मूल्य बराबर 8 वाले विलयन की प्रकृति क्या होगी, इसके बारे में बताना है। ठीक है, अथवा ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते हो 7वां, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, टिप्पणी लिखना है। निस्तापन क्या है, साबुन तथा मार्जक का निर्मलन लिखिए, यानी दोनों में अंतर लिखिए। यहां से आ जाता है उपखंड ख, ये होते हैं पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रिया विधि को समझाइए। अथवा ये नहीं आता तो कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसकी विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, तंत्रिका तंत्र को परिभाषित कीजिए, एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कायिक प्रवर्धन मतलब क्या होता है कि पौधे के किसी भी एक भाग से काट कर कोई भी टहनी, उसको हम क्या कर देंगे, मिट्टी में लगा देंगे और वहां से एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा, वही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। 10वां की परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, स्थायी विधि, अस्थायी विधि। ठीक है, ये सब आपको इसका विभिन्न और भी जो विधि है, ठीक है, उनका भी वर्णन करना है। 11 नंबर की पादप हार्मोन्स क्या है कि 3 पादप हार्मोन्सों के नाम लिखिए तथा उनके कार्यों का भी वर्णन कीजिए। अथवा अगर ये नहीं है तो मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का भी वर्णन कीजिए।